नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव राज शुक्ला। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का संबोधन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस भाषण में सरकार की कई योजनाओं का जिक्र होता है और हमेशा की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री ने कई घोषणाएं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से लगातार छठी बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत में देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने देश में बाढ़ की स्थिति पर चिंता जताई। प्रधानमंत्री ने आजादी के लिए बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का भारत कैसा हो, इसे देखते हुए आने वाले 5 सालों के कार्यकाल का खाका तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में सबसे पहले कश्मीर से हटाए गए अनुच्छेद 370 का जिक्र करते हुए कहा कि यह कानून 2/3 बहुमत से पारित हुआ, जो साबित करता है कि हर भारतीय इसी फैसले का इंतजार कर रहा था। उन्होंने कहा कि 370 ने पिछले 70 सालों में वहां आतंकवाद, अलगाववाद और भ्रष्टाचार की नींव को मजबूत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों सेनाओं को एक नेतृत्व देने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नया पद बनाने का बड़ा ऐलान किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने सरकार की कई उपलब्धियां गिनाई। शपथ ग्रहण के बाद 10 हफ्तों के कामकाज पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि किस प्रकार 3 तलाक के दंश के खिलाफ सख्त कानून बनाया गया, आतंकवाद से जुड़े कानूनों में बदलाव कर उन्हें मजबूत करने का काम किया गया, किसानों को 90,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए, किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए पेंशन की योजना हो या पानी की किल्लत को देखते हुए अलग जल शक्ति मंत्रालय का गठन करना, सरकार ने हर मोर्चे पर हर तबके के लिए बेहतरीन काम करके दिखाया है। आज विशेष में हम जानेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की बड़ी बातें। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से तीनों सेनाओं के सेनापति, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस का पद सृजित करने का बड़ा ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी पूरी सैन्य शक्ति को मिलकर एक साथ आगे बढ़ने का काम करना होगा। अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस की व्यवस्था करेंगे। इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्ष स्तर को एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। आज जैसे दुनिया बदल रही है, आज युद्ध के दायरे बदल रहे हैं, रूप रंग बदल रहे हैं। आज जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाएं बन रही है, तब भारत को भी टुकड़ों में सोचने से नहीं चलेगा। हमारी पूरी सैन्य शक्ति को एक मुश्त होकर के एक साथ आगे बढ़ने की दिशा में काम करना होगा। जल थल नभ में से एक आगे रहे, दूसरा 2 कदम पीछे रहे, तीसरा 3 कदम पीछे रहे तो नहीं चल सकता। तीनों एक साथ एक ही ऊंचाई पर आगे बढ़े, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं का अनुकूल हो, विश्व में बदलते हुए युद्ध के और सुरक्षा के माहौल के अनुरूप हो। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं लाल किले से एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा करना चाहता हूं। इस विषय के जो जानकार हैं वो बहुत लंबे अरसे से इसकी मांग करते रहे हैं। आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्ष स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। हिंदुस्तान के सामरिक दुनिया की गति में ये सीडीएस एक बहुत अहम और रिफॉर्म करने का जो हमारा सपना है उसके लिए बल देने वाला काम है। मेरे प्यारे देशवासियों, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में सबसे पहले कश्मीर से हटाए गए अनुच्छेद 370 का जिक्र किया और कश्मीर को देश का आंतरिक मामला बताते हुए कहा कि यह फैसला सोच समझ कर लिया गया है। अनुच्छेद 370, 35A, आर्टिकल 370 और 35A, क्या कारण था? इस सरकार की पहचान है, हम समस्याओं के टालते भी नहीं हैं, हम
समस्याओं को टालते भी नहीं हैं और न ही हम समस्याओं को पालते हैं। अब समस्याओं को टालने का भी वक्त नहीं है, अब समस्याओं को पालने का भी वक्त नहीं है। जो काम पिछले 70 साल में नहीं हुआ, नई सरकार बनने के बाद 70 दिन के भीतर भीतर आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का काम भारत की दोनों सदनों ने, राज्यसभा और लोकसभा ने 2/3 बहुमत से पारित कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि हर किसी के दिल में यह बात पड़ी थी, लेकिन प्रारंभ कौन करे, आगे कौन आए, शायद उसी का इंतजार था। और देशवासियों ने मुझे ये काम दिया और मैं आपने जो काम दिया है उसी को करने के लिए आया। मेरा अपना कुछ नहीं है। हमने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन की दिशा में भी आगे बढ़े। 70 साल हर किसी ने कुछ न कुछ प्रयास किया, हर सरकारों ने कोई न कोई प्रयास किया, लेकिन इच्छित परिणाम नहीं मिले। और जब इच्छित परिणाम नहीं मिले हैं तो नए सिरे से सोचने की, नए सिरे से कदम बढ़ाने की आवश्यकता होती है। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नागरिकों की आशा आकांक्षा पूरी हो, ये हम सबका दायित्व है। उनके सपनों को नए पंख मिले, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। और उसके लिए 130 करोड़ देशवासियों ने इस जिम्मेवारी को उठाना है। और इस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए जो भी रुकावटें सामने आई हैं, उनको दूर करने का हमने प्रयास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की मुस्लिम बेटियां डरी हुई जिंदगियां जी रही थी। 3 तलाक जैसी कुप्रथा को कई इस्लामिक देशों ने पहले ही खत्म कर दिया था, तो हमने क्यों नहीं किया? अगर देश में बाल विवाह और भ्रूण हत्या के खिलाफ कानून बन सकते हैं तो 3 तलाक के खिलाफ क्यों नहीं बन सकते? आपने देखा होगा, हमारी मुस्लिम बेटियां, हमारी बहनें, उनके सर पर 3 तलाक की तलवार लटकती थी। वो डरी हुई जिंदगी जीती थी। 3 तलाक की शिकार शायद न हुई हो, लेकिन कभी भी 3 तलाक की शिकार हो सकती हैं, ये भय उसको जीने नहीं देता था, उसको मजबूर कर देता था। दुनिया के कई देश, इस्लामिक देश, उन्होंने भी इस कुप्रथा को हमसे बहुत पहले खत्म कर दिया, लेकिन किसी न किसी कारण से हमारी मुस्लिम माताओं बहनों को हक देने में हम हिचकिचाते थे। अगर इस देश में हम सती प्रथा को खत्म कर सकते हैं, हम भ्रूण हत्या को खत्म करने के कानून बना सकते हैं, अगर हम बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, हम दहेज में लेन देन की प्रथा के खिलाफ कठोर कदम उठा सकते हैं, तो क्यों ना हम 3 तलाक के खिलाफ भी आवाज उठाएं। और इसलिए भारत के लोकतंत्र के स्पिरिट को पकड़ते हुए, भारत के संविधान की भावना को, बाबा साहब आंबेडकर की भावना को आदर करते हुए हमारी मुस्लिम बहनों को भी समान अधिकार मिले, उनके अंदर भी एक नया विश्वास पैदा हो, भारत की विकास यात्रा में वो भी सक्रिय भागीदार बने, इसलिए हमने इस महत्वपूर्ण निर्णय को किया। ये निर्णय राजनीति के तराजू से तोलने के निर्णय नहीं होते हैं। सदियों तक
माताओं बहनों के जीवन की रक्षा की गारंटी देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सरकार अलग सोच रखती है, जिसके लिए देश पहले स्थान पर आता है। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन संविधान की भावना एक वास्तविकता बन गई है और भारत को इस पर गर्व है। आज लाल किले से जब मैं देश को संबोधित कर रहा हूं, तब मैं ये गर्व के साथ कहता हूं कि आज हर हिंदुस्तानी कह सकता है, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन। और हम सरदार साहब का एक भारत श्रेष्ठ भारत इसी सपने को चरितार्थ करने में लगे हुए हैं। तब ये साफ साफ बनता है कि हम ऐसी व्यवस्थाओं को विकसित करें जो देश की एकता को बल दे, देश को जोड़ने के लिए सीमेंटिंग फोर्स के रूप में उभर करके आए। और ये प्रक्रिया निरंतर चलनी चाहिए, वो एक समय के लिए नहीं होती है, अविरत होनी चाहिए। जीएसटी के माध्यम से हमने वन नेशन वन टैक्स उस सपने को साकार किया। उसी प्रकार से पिछले दिनों ऊर्जा के क्षेत्र में वन नेशन वन ग्रिड, इस काम को भी हमने सफलतापूर्वक पार किया। उसी प्रकार से वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड, इस व्यवस्था को भी हमने विकसित किया। और आज देश में व्यापक रूप से चर्चा चल रही है, एक देश एक साथ चुनाव। ये चर्चा होनी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए। और कभी न कभी एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों को साकार करने के लिए और भी ऐसी नई चीजों को हमने जोड़ना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हमें इस विषय को लेकर आने वाली पीढ़ी के लिए सोचना होगा। उन्होंने सीमित परिवार से न सिर्फ खुद का बल्कि देश का भी भला होगा, ऐसी बात कही। उन्होंने कम सदस्य वाले छोटे परिवारों को देशभक्त बताया। एक विषय है जिसको मैं आज लाल किले से स्पर्श करना चाहता हूं, और वो विषय है हमारे यहां बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। लेकिन ये बात मानना होगा कि हमारे देश में एक जागरूक वर्ग है जो इस बात को भली भांति समझता है। वे अपने घर में शिशु को जन्म देने से पहले भली भांति सोचता है कि मैं कहीं उसके साथ अन्याय तो नहीं कर दूंगा, उसको जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति है वो मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, उसके जो सपने हैं उन सपनों पूरा करने के लिए मैं अपनी भूमिका अदा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इन सारे पैरामीटर से अपने परिवार का लेखा जोखा लेकर के हमारे देश में आज भी स्वयं प्रेरणा से एक छोटा वर्ग परिवार को सीमित करके अपने परिवार का भी भला करता है और देश का भला करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जल संकट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमने जल संकट से निपटने के लिए अलग से मंत्रालय बनाया है। उन्होंने कहा कि अभी तक हर दल की सरकार ने देश की भलाई में अपना योगदान दिया, लेकिन अभी भी 50% लोगों के घरों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। लोगों को पीने के पानी के लिए कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सरकार अब हर घर में जल की ओर कदम बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान जल जीवन मिशन का ऐलान किया। इसके तहत जल संचय, समुद्री पानी का इस्तेमाल, वेस्ट वाटर का इस्तेमाल और कम पानी से खेती के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाई जाए। हमारे हर घर में जल कैसे पहुंचे,
हर घर को जल कैसे मिले, पीने का शुद्ध पानी कैसे मिले। और इसलिए आज मैं लाल किले से घोषित करता हूं कि हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये जल जीवन मिशन, इसके लिए करीब केंद्र और राज्य साथ मिलकर के काम करेंगे और आने वाले वर्षों में 3.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम इस जल जीवन मिशन के लिए खर्च करने का हमने संकल्प किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोगों ने स्वच्छता को एक आंदोलन बनाया है। उन्होंने लोगों से 2 अक्टूबर से देश को प्लास्टिक मुक्त बनाने में सहयोग करने की अपील की। एक छोटी सी अपेक्षा आज आपसे सामने रखना चाहता हूं। इस 2 अक्टूबर को हम भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक, क्या इससे देश को मुक्ति दिला सकते हैं? हम निकल पड़े, टोलियां बना करके निकल पड़े, स्कूल कॉलेज, हम सब पूज्य बापू को याद करते हुए, और घर में प्लास्टिक हो, सिंगल यूज प्लास्टिक, या बाहर चौराहे पर पड़ा हो गंदी ना, सब इकट्ठा करें। नगर पालिकाएं, महानगर पालिकाएं, ग्राम पंचायत, सब इसको जमा करने की व्यवस्था करें और हम प्लास्टिक को विदाई देने की दिशा में 2 अक्टूबर को एक पहला मजबूत कदम उठा सकते हैं क्या? आइए मेरे देशवासियों, हम इसको आगे बढ़ाएं। और फिर मैं स्टार्टअप वालों को, टेक्नीशियंस को, उद्यमियों को आग्रह करता हूं कि हम इन प्लास्टिक के रिसाइकल के लिए क्या करें। जैसे हाईवेज बनाने के लिए प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है, ऐसी बहुत सी विधाएं हो सकती हैं, लेकिन जिसके कारण अनेक समस्याएं पैदा हो रही है, उससे मुक्ति के लिए हमने ही अभियान छेड़ना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान ऐलान किया कि दुनिया भारत को बाजार मानती है, लेकिन अब हमें भी दुनिया के लिए तैयार रहना होगा। हर जिले में एक खूबी है जिसे दुनिया में प्रचारित करना चाहिए। देश के उत्पाद को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाना जरूरी है। हम $2 ट्रिलियन इकोनॉमी पर पहुंचे थे। 70 साल की हमारी विकास यात्रा ने हमें $2 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंचाया था। लेकिन 2014 से 2019, 5 साल के भीतर भीतर हम लोग 2 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन पहुंच गए। $1 ट्रिलियन हमने जोड़ दिया। अगर 5 साल में, 70 साल में जो हुआ उसमें इतना बड़ा जंप लगाया, तो आने वाले 5 साल में हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं। और ये सपना हर हिंदुस्तानी का होना चाहिए। और जब इकोनॉमी बढ़ती है तो जीवन भी बेहतर बनाने की सुविधा बनती है। छोटे से छोटे व्यक्ति के सपनों के साकार करने के लिए अवसर पैदा होते हैं। और ये अवसर पैदा करने के लिए देश के आर्थिक क्षेत्र में हमें इस बात को आगे ले जाना है। पीएम मोदी ने पूरे देश में डिजिटल भुगतान के उपयोग के लिए लोगों को प्रेरित किया और लोगों से कहा कि वो नकद भुगतान को ना कहें और डिजिटल भुगतान को हाँ कहें। भाइयों बहनों, हमें मोबाइल फोन अच्छा लगता है, हमें व्हाट्सएप भेजना अच्छा लगता है, हमें फेसबुक ट्विटर पर रहना अच्छा लगता है, लेकिन देश की इकोनॉमी में भी इसके कारण हम मदद कर सकते हैं। जानकारियों के लिए टेक्नोलॉजी का जितना उपयोग है, आधुनिक भारत के निर्माण के लिए भी टेक्नोलॉजी का उतना उपयोग है। और सामान्य नागरिक, हम डिजिटल पेमेंट के लिए क्यों न चले। आज हमें गर्व है कि हमारा रुपे कार्ड सिंगापुर में चल रहा है। हमारा रुपे कार्ड आने वाले दिनों में और देशों में भी चलने वाला है। हमारी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बड़ा मजबूती के साथ उभर रहा है। लेकिन हमारे गांव में छोटी छोटी दुकानों में भी, हमारे शहर के छोटे छोटे मॉल में भी हम क्यों न डिजिटल पेमेंट की ओर बल दें। आइए, ईमानदारी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए और देश की इकोनॉमी को ताकत देने के लिए हम ये डिजिटल पेमेंट, और मैं तो व्यापारियों को कहूंगा, आप बोर्ड लगाते हैं, ज्यादातर गांव में जाओगे व्यापारियों के बोर्ड होते हैं, आज नकद कल उधार,
ऐसा बोर्ड लगा रहता है। आज नकद कल उधार। मैं चाहता हूं कि अब तो हमने बोर्ड लगाना ना, ये डिजिटल पेमेंट को हाँ, नकद को ना, ये एक माहौल बनाना चाहिए। मैं बैंकिंग क्षेत्र को आग्रह करता हूं, मैं व्यापार जगत के लोगों को आग्रह करता हूं कि आइए हम इन चीजों को बल दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घरेलू पर्यटन क्षेत्र में सुधार की विशाल संभावनाओं का उल्लेख करते हुए लोगों से 2022 तक भारत के भीतर कम से कम 15 पर्यटन स्थलों पर भ्रमण करने का आग्रह किया। जो दुनिया में टूरिस्ट के रूप में भले जाते हो, क्या मैं आपसे एक चीज मांग सकता हूं? लाल किले पर से देश के नौजवानों के रोजगार के लिए, विश्व में भारत की पहचान बनाने के लिए, भारत का सामर्थ्य उजागर करने के लिए, मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आपसे एक छोटी सी मांग कर रहा हूं। क्या आप तय कर सकते हैं कि 2022 आजादी के 75 साल के पहले हम कम से कम अपने परिवार के साथ भारत के कम से कम 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे। वहां कठिनाइयां होगी तो भी जाएंगे, वहां अच्छी होटल नहीं होगी तो भी जाएंगे। कभी कभी कठिनाइयां भी जिंदगी जीने के लिए काम आती है। हम बच्चों को आदत डालें, यही हमारा देश है, और एक बार जाना शुरू करेंगे तो वहां व्यवस्थाएं विकसित करने वाले भी लोग आने लग जाएंगे। क्यों ना हमारे देश में 100 ऐसे बढ़िया टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप न करें? क्यों हर राज्य में 2 या 5 या 7 टॉप क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन तैयार टारगेट करके तय करें, और हम तय करें। हमारा नॉर्थ ईस्ट इतनी प्राकृतिक संपदा है, लेकिन कितनी यूनिवर्सिटीज होगी जो अपना टूरिस्ट डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट को बनाती है? ज्यादा कंट्रीब्यूट करना नहीं पड़ता है। आप तो 7 दिन 10 दिन निकालते ही हैं, लेकिन देश के भीतर ही निकालिए। आप देखिए, आप जहां जाकर के आएंगे वहां नई दुनिया खड़ी कर करके आएंगे, बीज रोपित करके आ जाएंगे, और जीवन में आपको भी संतोष मिलेगा। और हिंदुस्तान के लोग जाना शुरू करें तो दुनिया के लोग भी आना शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने का अनुरोध किया। मैं मेरे किसान भाइयों से आज आग्रह करना चाहता हूं, आपसे मैं कुछ मांगना चाहता हूं। मेरे किसान के लिए, मेरे देशवासियों के लिए, ये धरती हमारी मां है। हमने इस धरती मां के स्वास्थ्य की चिंता की है। हम जिस प्रकार से केमिकल का उपयोग कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का उपयोग कर रहे हैं, हम हमारी इस धरती मां को तबाह कर रहे हैं। इस मां के संतान के रूप में, एक किसान के रूप में, मुझे मेरी धरती मां को तबाह करने का हक नहीं है। आइए, आजादी के 75 साल होने जा रहे हैं। पूज्य बापू ने हमें रास्ता दिखाया है। क्या हम 10%, 20%, 25% अपने खेत में ये केमिकल फर्टिलाइजर को कम करेंगे? हो सके तो मुक्तिकार अभियान चलाएंगे। आप देखिए देश की कितनी बड़ी सेवा होगी। हमारी धरती मां को बचाने में आपका कितना बड़ा योगदान होगा। आतंकवाद के कहर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद मानवता पर हमला है और आतंकवाद को पनाह देने वालों को बेनकाब करना जरूरी है, और भारत आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। दुनिया के किसी न किसी भाग में, किसी न किसी रूप में मौत का साया मंडरा रहा है। विश्व शांति, विश्व समृद्धि के लिए भारत को अपनी भूमिका अदा करनी होगी। वैश्विक परिवेश में भारत मुख्य दर्शक बन के नहीं रह सकता है, और भारत आतंक फैलाने वालों के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ रहा है। विश्व के किसी भी कोने में आतंक की घटना ये मानवतावाद के खिलाफ छेड़ा हुआ युद्ध है, और इसलिए
मानवतावादी शक्तियां विश्व भर की एक हो, आतंकवाद को पनाह देने वाले, आतंकवाद को प्रोत्साहन देने वाले, आतंकवाद को एक्सपोर्ट करने वाले, ऐसी सारी ताकतों को दुनिया के सामने उनके सही स्वरूप में प्रस्तुत करना, दुनिया की ताकत को जोड़ करके आतंकवाद को नष्ट करने की प्रयासों में भारत अपनी भूमिका अदा करे, उसके लिए हम चाहते हैं। कुछ लोगों ने सिर्फ भारत को ही नहीं, हमारे पड़ोस के देशों को भी आतंकवाद से तबाह करके रखा हुआ है। बांग्लादेश भी आतंकवाद से जूझ रहा है, अफगानिस्तान भी आतंकवाद से जूझ रहा है, श्रीलंका के अंदर चर्च में बैठे हुए निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। कितनी बड़ी दर्दनाक बातें हैं। और इसलिए हमें आतंकवाद के खिलाफ जब हम लड़ाई लड़ते हैं, तब हम इस पूरे भूभाग के शांति और सुरक्षा के लिए भी हमारी भूमिका अदा करने के लिए सक्रिय काम कर रहे हैं। हमारा पड़ोसी, हमारा एक अच्छा मित्र अफगानिस्तान 4 दिन के बाद वो अपने आजादी का जश्न मनाएगा और ये आजादी उनका 100वां साल है। मैं आज लाल किले से अफगानिस्तान के मेरे मित्रों को जब 100वीं आजादी का उत्सव मनाने जा रहे हैं 4 दिन के बाद, मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां में आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।